हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग 13 अगस्त 2023 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डिस्कस करेंगे। हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि उसमें से यूपीएससी किस तरह से सवाल पूछ सकती है। मेंस में अगर आपको उस कंटेंट का इस्तेमाल करना है किसी आंसर राइटिंग में तो किस तरह से करना है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। एंड लास्ट में अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो फिर वो आप कैसे पूछ सकते हैं एंड मैं कैसे उनको क्लैरिफाई करूंगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए, शुरू करते हैं। एंड एक बात और कि ये पूरा का पूरा सेशन 13 अगस्त 2023 का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उससे बनाया गया है। आप लोगों के लिए पूरा न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा, उसमें से फिर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनमें से मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं, उसी से ये स्लाइड्स बनाई हैं और वही चीज़ मैंने आपको शेयर करी है, इसी में से मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलें शुरू करते हैं। तो पहली जो न्यूज़ है 13 अगस्त 2023 की, वो है फ्लाइंग फॉक्स बैट्स के बारे में। तो पहला सवाल तो ये कि फ्लाइंग फॉक्स बैट्स होते क्या हैं। ये एक तरीके के चमगादड़ की प्रजाति है जो हिंदुस्तान में मिलती है। एंड अगर आप साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करें, इसकी बॉडी का जो साइज है या इसकी बॉडी का जो शेप या स्ट्रक्चर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंपेयर करें तो इंडिया में जितने भी चमगादड़ों की स्पीशीज मिलती हैं ये उनमें सबसे बड़ा है, सबसे लार्जेस्ट। ठीक है। एंड दूसरी इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये एक तो फल खाता है एंड साथ ही ये नेक्टर कंज्यूम करता है। नेक्टर का मतलब होता है वो स्वीट जूस जो मधुमक्खियां कलेक्ट करती हैं जिससे फिर शहद बनता है। तो ये भी जो है उसका सेवन करता है, ये भी नेक्टर खाता है। तो ये दो बातें हैं फ्लाइंग फॉक्स बैट्स के बारे में जो अपने को ध्यान रखनी है। हिंदुस्तान में मिलने वाले चमगादड़ों में सब बाय साइज अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा होता है, प्लस नेक्टर एंड फ्रूट्स का कंजम्पशन ये करता है। आप इसकी शक्ल देखिए, आप ध्यान से यहाँ पे इसकी शक्ल को देखकर आपके दिमाग में भी एक मिनट के लिए लोमड़ी का ख्याल आएगा कि यार ये जो है फॉक्स से, इसका जो चेहरा है फॉक्स से या फिर लोमड़ी से काफी हद तक मिलता जुलता है, क्योंकि इसका एक रिजेम्बलेंस है इसके चेहरे का फॉक्स के चेहरे के साथ में। उसी के चलते इसका जो नाम है फ्लाइंग फॉक्स बैट रख दिया गया, या फिर फ्लाइंग फॉक्स बैट उसी के चलते इसको बुलाया जाता है। फर्दर इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात अपने को ध्यान रखनी है कि इसको एक वर्मिन कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये ऑर्चार्ड्स वगैरह पे रेड करता है। अब ये जो लाइन है कि भाई जनरली कंसिडर्ड वर्मिन एज दे रेड ऑर्चार्ड, इसमें ये जो शब्द है वर्मिन, पहले तो हम लोग इसका मतलब समझें कि इसका मतलब क्या होता है, उसके बाद में फिर हम लोग फर्दर बातचीत करेंगे। देखिए, वर्मिन का मतलब ऐसे छोटे जानवर या ऐसे छोटे जंतु होते हैं जो दो चीजें करते हैं। एक तो वो किसी तरीके की कोई बीमारी फैलाते हैं या किसी तरीके की कोई बीमारी स्प्रेड करते हैं। दूसरा, वो आपकी जो फसलें हैं या फिर आपके खाने पीने का जो सामान है उसको खराब करते हैं, उसको नष्ट करते हैं। तो ये जो शब्द है वर्मिन, पहले इसका मतलब बड़ा क्लियर होना चाहिए अपने दिमाग में, उसके बाद बाकी अपन डिस्कशन करेंगे। वर्मिन का मतलब क्या है? इस तरीके के छोटे जानवर या छोटे जंतु या छोटे प्राणी जो दो काम करते हैं। एक तो बीमारियां फैलाते हैं, दूसरा काम क्या करते हैं, दूसरा काम ये करते हैं कि जो आपकी फसल है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। फसलों को नुकसान पहुंचाने के अलावा आपका जो भी खाने पीने का सामान है उसे खराब करते हैं। तो इस तरीके की जो हरकतें करते हैं उन जीवों को बोला जाता है वर्मिन। ठीक है। जैसे चूहे हो गए, वो भी वर्मिन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। चूहों के अलावा छछूंदर हो गई, और भी जो छोटे कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं उनको वर्मिन माना जाता है। तो फ्लाइंग फॉक्स बैट जो है इसको भी वर्मिन की कैटेगरी में रखा जाता है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि ये फल वगैरह खाता है, फल कंज्यूम करता है, तो फल वगैरह की सर्च में ये कई बार जो ऑर्चार्ड्स होते हैं यानी कि जो बागान होते हैं जहाँ पे फल वगैरह की बाकायदा फसलें लगाई जाती हैं, अंगूर की खेती हो रही है या आम के अगर आपने बाग लगा रखे हैं या किसी और फल के अगर आपने ऑर्चार्ड्स वगैरह लगा रखे हैं, सेब की खेती आप कर रहे हो, तो ये उनके ऊपर जो है हमला करता है। या फिर फल वगैरह खाने के लिए जब ये आपके ऑर्चार्ड्स पे रेड करते हैं बड़ी मात्रा में इस तरीके के चमगादड़, तो उससे काफी बड़ी मात्रा में आपकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो क्योंकि ये फसल बर्बाद कर रहा है इसलिए इसको भी वर्मिन की कैटेगरी में रखा जाता है। अब हिंदुस्तान में एक कानून है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कई सारे शेड्यूल्स या फिर कई सारी लिस्ट बनी हुई हैं। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, इस तरीके से कई सारी लिस्ट बनी हुई हैं। तो ये जो जानवर है अपना फ्लाइंग फॉक्स बैट, जिसको वर्मिन माना जाता है क्योंकि ऑर्चार्ड्स वगैरह की रेड करता रहता है, इसको पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के 5th शेड्यूल में रखा गया था। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के 5th शेड्यूल में अगर आप किसी जानवर को रखते हो और उसको वर्मिन की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है तो फिर आप उसको मार सकते हो, आप उसको किल कर सकते हो, उसका शिकार आप कर सकते हो। तो ये जो जानवर है क्योंकि इसको भी अब वर्मिन की कैटेगरी में रखा गया था और इसका और क्योंकि ये भी काफी बड़ी मात्रा में जो है ऑर्चार्ड्स वगैरह पे
हमले कर करके फसलें खराब कर रहा था, तो उसका खूब शिकार हुआ। काफी बड़ी मात्रा में जो है इसको हंट किया गया, काफी बड़ी मात्रा में इसका शिकार किया गया। नौबत ये आ गई कि इसकी जो जनसंख्या है काफी ज्यादा कम हो गई, और जब ऐसा लगा कि भाई ये एक्सटेंट हो सकता है या फिर ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि ये विलुप्त हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपका जो ये 5th शेड्यूल था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, इससे हटाकर इसको 2nd शेड्यूल में रखा गया। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के 2nd शेड्यूल में अगर किसी जानवर को रखा जाता है या फिर उसको उसमें लिस्ट किया जाता है, तो इसके दो मतलब बनते हैं। पहला तो ये कि अब आप उसका शिकार नहीं कर सकते, और अगर आपने उसका शिकार किया तो फिर उसके उसके चलते आपके ऊपर काफी ज्यादा जो है सजा होगी, प्लस आपको जुर्माना दिया जाएगा। दूसरा, अब इनको जो डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है वो बढ़ जाता है, प्लस सरकार जो है इनके कंजर्वेशन वगैरह के लिए फिर कुछ काम वगैरह करती है, उसके लिए फंड वगैरह अलॉट किए जाते हैं, और भी काफी सारी चीजें होती हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि हमारा जो ये फ्लाइंग फॉक्स बैट है, जो लोमड़ी से मिलती जुलती शक्ल वाला भाई है हमारा, ये इंडिया में मिलने वाले चमगादड़ों में सबसे बाय साइज देखा जाए तो लार्जेस्ट है। फल फ्रूट खाता है एंड नेक्टर वगैरह का कंजम्पशन करता है। इसी के चलते खूब ऑर्चार्ड्स में रेड मारी बैटमैन बन बन के, तो उसके चलते इसको वर्मिंग की कैटेगरी में कंसिडर किया गया, और वर्मिंग की कैटेगरी के चलते इसको पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 5th शेड्यूल में रखा गया, जिसके चलते इसका खूब शिकार हुआ। बाद में जब ऐसा लगा कि शिकार के चलते इसकी जनसंख्या जो है उसमें काफी ज्यादा कमी आ रही है, तो फिर इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, शिकार वगैरह रोकने के लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए इसको 2nd शेड्यूल में डाला गया। और 2nd शेड्यूल में होने के चलते आज की तारीख में इसके पास में काफी हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो अवेलेबल है। अब यहाँ से जो सवाल बनेंगे वो ये बनेंगे कि फ्लाइंग फॉक्स बैट जो है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दी जाएंगी, और ये जो स्टेटमेंट्स अभी हम लोगों ने पढ़े हैं इनका इस्तेमाल किया जाएगा, प्लस एक आध गलत सलत स्टेटमेंट भी ट्विस्ट करके डाल दिया जाएगा। तो इस सही स्टेटमेंट्स वगैरह की मदद से फिर हम लोग सही जवाब दे सकते हैं। कि पहली बात तो ये कि भाई फ्लाइंग फॉक्स बैट जो है वो क्या खाता है, तो अपने को याद रखना है कि नेक्टर खाता है, फ्रूट ईटिंग है। दूसरा कि ये स्मॉलेस्ट स्पीशीज है आपकी बैट्स की जो इंडिया में मिलती है, या फिर लार्जेस्ट स्पीशीज है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट स्पीशीज है। तीसरा ये कि क्या इसको वर्मिन कंसिडर किया जाता है या नहीं किया जाता, तो जवाब है इसको पहले वर्मिन कंसिडर किया जाता था। आज की तारीख में भले ही ये वर्मिन हो या ना हो, मगर इसका शिकार नहीं हो सकता। वर्मिन का जनरल मतलब ये बनता है कि आप उसका शिकार विकार कर सकते हो, आप उसे मार सकते हो, किल कर सकते हो, मगर आज की तारीख में भले ही इसे वर्मिन कंसिडर किया जाता है तो भी हम लोग इसका शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि अब इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो कानून है उसके 2nd शेड्यूल में रख दिया गया। यहीं से एक सवाल ये भी बन सकता है कि अगर किसी जानवर को आपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 2nd शेड्यूल में रखा हुआ है तो क्या उसका शिकार आप कर सकते हो, जवाब है नहीं कर सकते। या फिर अगर किसी जानवर को आपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के पहले या 2nd शेड्यूल में रखा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उसके पास डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन काफी ज्यादा हाई होता है और उनका शिकार नहीं किया जा सकता। 5th शेड्यूल में रखा हुआ है और वर्मिन की कैटेगरी में है, तब आप उसे किल कर सकते हो। ये कुछ बातें हैं जिसका अपने को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चंस वगैरह यहाँ से अपने बन सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। इसी न्यूज में, अब जिसमें ये फ्लाइंग फॉक्स कैट के बारे में बात की गई है, इसी न्यूज में एक और कंसेप्ट आया था जिसका नाम था कीस्टोन स्पीशीज। तो ये कीस्टोन स्पीशीज जो है, थोड़ा सा इस पे बातचीत करेंगे। ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन वगैरह पूछे जा सकते हैं। कीस्टोन स्पीशीज का मतलब होता है एक ऐसी स्पीशीज जो जिस इलाके में रहती है, जिस इन्वायरमेंट में रहती है, जिस इकोसिस्टम में रहती है, उसके ऊपर एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो जनसंख्या में कम है या फिर उसका शेप या फिर साइज क्या है, वो सब मैटर नहीं करता, मगर जिस इकोसिस्टम में या जिस इलाके में वो रह रही है उसके ऊपर एक बहुत पॉजिटिव असर वो डालती है। बहुत आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव और डिस्प्रोपोर्शनेटली बहुत लार्ज इम्पैक्ट जो है उसके चलते उस पर पड़ता है। अगर वो स्पीशीज ना रहे तो फिर वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है शायद एग्जिस्ट ही ना करे, या फिर वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिसफंक्शनल हो जाए और दूसरे जानवर वगैरह भी जो है शायद वो खत्म हो जाएं, या फिर उनके ऊपर बड़ा नेगेटिव असर जो है पड़ता है। तो इस तरीके की जो स्पीशीज होती हैं, भले ही उनका नंबर कम हो, उनकी जनसंख्या कम हो, और भले ही जो है आपका वो ज्यादा बड़े आप कह सकते हैं एक्सटेंट तक ना स्प्रेड हो, मगर जिस इकोसिस्टम में वो रहती हैं उसके ऊपर अगर वो बहुत पॉजिटिव और डिस्प्रोपोर्शनेटली बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं, उनको कीस्टोन स्पीशीज कहा जाता है। एंड अगर वो ना रहे तो हो सकता है कि पूरा का पूरा आपका जो इकोसिस्टम है वही आपका कोलैप्स कर जाए। तो इस तरीके की स्पीशीज जो है वो आपकी कीस्टोन स्पीशीज कहलाती है। अब अपना जो फ्लाइंग फॉक्स बैट है, इसको भी एक कीस्टोन स्पीशीज माना जाता है। इसकी वजह यह है कि जब ये फल वगैरह खाने के लिए एक से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे पेड़ पे अगर कूदता फांदता फिरता है, तो ऐसा करते वक्त या इस प्रोसेस में ये बहुत सारे पेड़ों के जो आपके बीज वगैरह होते हैं उनको बिखराता हुआ जाता है।
जो फल वगैरह ये खा रहा है उसके भी बीज वगैरह जो है ये थूक देता है या फिर फेंक देता है, उन्हें जनरली कंज्यूम नहीं करता। तो काफी बड़ी मात्रा में ये जो पेड़ वगैरह होते हैं उनकी और काफी सारी वैरायटी के जो पेड़ होते हैं, खासतौर पे अगर हम लोग ट्रॉपिकल सिस्टम के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर एक काफी बड़ी मात्रा में पेड़ों की जो सीड्स वगैरह हैं उनका डिस्पर्सल करता है। इससे दो चीजें होती हैं, एक तो अलग अलग पेड़ जो हैं उनकी प्रोपगेशन होते रहते हैं, काफी बड़ी मात्रा में जो है वो एक से दूसरी जगह उगते रहते हैं। दूसरा, इससे आपका जो पूरा का पूरा जंगल है वो स्प्रेड होता रहता है, पूरा आपका जो इकोसिस्टम है वो फलता फूलता रहता है। तो अपना जो ये फ्लाइंग फॉक्स बैट है ये भी एक कीस्टोन स्पीशीज है। कीस्टोन स्पीशीज क्यों है? क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में एक से दूसरी जगह मूव करने में ये सीड्स वगैरह का डिस्पर्सल करता है, जिससे आपका इकोसिस्टम या फिर आपका जंगल या फिर जो भी पेड़ वगैरह हैं जिनकी प्रजातियों के ये सीड्स वगैरह डिस्पोज ऑफ कर रहा है, डिस्पर्स कर रहा है, उनका प्रोपेगेशन होता रहता है। A keystone species is the one that has disproportionately large effect on its environment related to its abundance। तो वही डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई इंग्लिश में लिखी हुई है कि एक ऐसी स्पीशीज जिसका भले ही फर्क नहीं पड़ता कि कितना शेप या साइज है, मगर अपने इन्वायरमेंट में जहां पर वो रहती है अगर बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता है तो फिर उसको हम लोग कीस्टोन स्पीशीज बोलते हैं। और क्योंकि इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है या फिर इतना तगड़ा इम्पैक्ट डालती है, तो इसके चलते जो दूसरे आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर भी काफी ज्यादा असर पड़ता है। प्लस कितने आपके ऑर्गेनिजम्स जो हैं, कितने वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स और क्या नंबर में ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करेंगे आपके इकोलॉजिकल कम्युनिटी में, ये भी कहीं ना कहीं डिटरमाइन करने में कीस्टोन स्पीशीज जो है उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एक कीस्टोन स्पीशीज आपकी जैसे लॉयन होगा या टाइगर होगा, ये भी आपकी कीस्टोन स्पीशीज में आती हैं। अगर किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में सिर्फ हिरण या फिर आपके हर्बीवोरस एनिमल हो और लॉयन और टाइगर जैसे अगर कार्निवोरस एनिमल ना हो, तो फिर होगा ये कि वो इकोसिस्टम अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर्बीवोरस एनिमल जो है वो जितनी भी आपकी वनस्पति हैं, जितनी भी ग्रीनरी है वो सारी खा जाएंगे। एंड या फिर जिस रेट पर वो उसको कंज्यूम करेंगे उस रेट पर प्रकृति जो है वो पेड़ पौधे उगा ही नहीं पाएगी, तो इसके चलते आपका इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। तो अब इस तरीके का इकोसिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर आप ये चाहते हो कि ये इकोसिस्टम एग्जिस्ट करे तो इन हर्बीवोरस एनिमल्स को चेक में रखने के लिए, इनकी जनसंख्या एक लिमिट से ज्यादा ना बढ़े, इस बात को इंश्योर करने के लिए कार्निवोरस एनिमल जो है उसका होना भी जरूरी है। तो ये जो शेर हो गए, चीते हो गए, जब इनका शिकार करेंगे आपके हिरण वगैरह का, तो इसके चलते इनका जो नंबर है वो काफी ज्यादा चेक में रहेगा। प्लस वो प्रजातियां जो अपने आप को शिकार से बचाने के लिए तैयार नहीं कर पाएंगी, जैसे हिरण है तो उसका शिकार भले ही आपका ये जानवर करते हैं, शेर हो गए, चीते हो गए, पर इतना आसान भी नहीं है उसका शिकार करना। वो उसने भी अपना जो है पूरा प्रोसेस डेवलप किया है जिसके तहत वो काफी तेजी से दौड़ सकता है, इनको छका सकता है। तो स्पीशीज वगैरह भी जो है अपने आप को जो है एक दूसरे के अनुसार ढालती चली जाती हैं। तो ये जो आपके कीस्टोन स्पीशीज हैं ये दो तीन बातें करते हैं। एक तो आपके जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे इम्पैक्ट डालते हैं, एक तो आपके जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होगा इनके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं कि इकोसिस्टम में, प्लस किस टाइप के आपके ऑर्गेनिजम्स उस इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करेंगे, कितनी मात्रा में करेंगे, कितने नंबर में करेंगे, ये सारी बातें भी ये डिटरमाइन करते हैं। तो हमारा जो ये फ्लाइंग फॉक्स बैट है ये भी इस काम को करता है। जंगल में काफी बड़ी मात्रा में एक से दूसरी जगह मूव करते वक्त काफी बड़ी मात्रा में आपके जो पेड़ वगैरह हैं उनके सीड्स का डिस्पर्सल करता है, इकोसिस्टम को फैलाने में काफी बड़ा योगदान है इसका, इसके चलते जंगल फैलते हैं। तो ये भी अपने आप में कीस्टोन स्पीशीज है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो यही है कि कीस्टोन स्पीशीज क्या होती हैं, उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि कीस्टोन स्पीशीज जो है आपके पूरे के पूरे एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत लार्ज इफेक्ट डालते हैं, बहुत डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज इम्पैक्ट जो है डालते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी इम्पैक्ट करते हैं, किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स आपके इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करेंगे और इकोलॉजिकल कम्युनिटी में किसी ऑर्गेनिज्म के कितने नंबर हो सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं डिटरमाइन करने में इनका योगदान है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई ये फलाने फलाने जानवरों के नाम लिखे हुए हैं, आप ये बताइए इसमें से कीस्टोन स्पीशीज कौन कौन सी हैं। तो याद रखिएगा जितने भी आपके कार्निवोरस एनिमल्स हो गए जो शिकार वगैरह करते हैं ये कीस्टोन स्पीशीज की कैटेगरी में आते हैं, या फिर वो जानवर वगैरह जिसके चलते आपका, या फिर वो आपके स्पीशीज या ऑर्गेनिजम्स वगैरह जिसके चलते आपका पूरा का पूरा इकोसिस्टम फलता फूलता है। जैसे अगर हम लोग मरीन इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टारफिश को एक कीस्टोन स्पीशीज माना जाता है। इसी तरीके से आपके अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम्स में अलग अलग तरीके की कीस्टोन स्पीशीज वगैरह होती हैं। चलें, मगर अपने को डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि कीस्टोन स्पीशीज का क्या मतलब होता है। आगे अपन फिर से लौट कर आते हैं अपने ये लोमड़ी जैसे मुंह वाले चमगादड़ के ऊपर कि हमारा लोमड़ी जैसे मुंह वाला चमगादड़ फ्लाइंग फॉक्स बैट कहाँ पाया जाता है। तो इसका जवाब यह है कि ये पूरे के पूरे आपके एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने के लिए मिलता है। ये एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, हर जगह जो है ये हमको देखने के लिए
मिलता है, ठीक है। इसके अलावा तिब्बत में भी पाया जाता है, म्यांमार में भी मिलता है, मालदीव में भी मिलता है, श्रीलंका में भी मिलता है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी मिलता है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी मिलता है। अब दो सवाल यहाँ से बन जाते हैं कि भाई फ्लाइंग फॉक्स बैट जो है हमारा, जो लोमड़ी जैसी शक्ल का जो चमगादड़ है, ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट अपने को याद रखना है कि इसके हर एक देश में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, इसके अलावा तिब्बत में भी मिल जाता है, म्यांमार में मिल जाता है, मालदीव में मिल जाता है, श्रीलंका में मिल जाता है। एक क्वेश्चन तो यही अपना बनकर तैयार हो गया यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन इसका उल्टा बन जाएगा कि भाई इनमें से किस जगह पर आपका फ्लाइंग फॉक्स बैट जो है वो नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनकर तैयार हो सकता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आज की तारीख में इसको जो थ्रेट है सबसे ज्यादा, जो इसको आपने 5th शेड्यूल से उठा के डायरेक्ट 2nd शेड्यूल में डाला है और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया है, तो ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने की नौबत क्यों आ गई? इसको जो थ्रेट है सबसे ज्यादा, इसकी जो अस्तित्व पे सबसे बड़ा खतरा है, वो कौन है? तो इसका जवाब है, इसके जो अस्तित्व पे सबसे बड़ा खतरा है वो आप हैं, वो मैं हूँ, वो हम हैं, यानी कि इंसान। इंसान जो है इसके फ्लाइंग फॉक्स का या फ्लाइंग जो आपका बैट है, फ्लाइंग फॉक्स बैट है, इसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसकी वजह यह है, एक तो इसको पहले वर्मिन माना जाता था और ये और चार्ट्स वगैरह खराब करता था, तो इसकी खूब हंटिंग होती थी। दूसरी वजह यह है कि भाई ये इसका मीट जो है या फिर इसकी जो मेडिसिन है, इसके लिए भी इसका काफी ज्यादा हंटिंग की जाती है। लोग जो है, कई लोग इसके मीट को कंज्यूम करते हैं, कई इसकी या इस तरह का मानना है कि इसके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, तो इसके चलते भी जो है कई लोग इसका शिकार वगैरह करते हैं। इससे हुआ यह है कि इसकी जो पॉपुलेशन है उसमें बड़ा ड्रामेटिक डिक्रीज आपको देखने को मिला है, और इस ड्रामेटिक डिक्रीज के चलते ही अल्टीमेटली फिर सरकार ने यह डिसाइड किया कि भाई एक्शन लेना पड़ेगा और इसको 2nd शेड्यूल में डालकर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया गया है। तो ये कुछ बातें हैं फ्लाइंग फॉक्स बैट के बारे में जो अपने को ध्यान में रखनी है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे लार्जेस्ट स्पीशीज है बैट की जो इंडिया में मिलती है। शक्ल देख के समझ में आ रहा है कि लोमड़ी जैसा है, तो लोमड़ी जैसी शक्ल है इसकी। दूसरा इसका फ्रूट वगैरह खाता है, नेक्टार वगैरह जो उसको कंज्यूम करता है। वर्मिन कंसिडर किया जाता है, पहले मार सकते थे जब तक ये 5th शेड्यूल में था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। आज की तारीख में क्योंकि 2nd शेड्यूल में है, इसलिए इसका शिकार नहीं किया जा सकता एंड ज्यादा हायर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इसके पास में। दूसरा, कीस्टोन स्पीशीज क्या होती है, यहाँ से आपका इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी का एक क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए बन जाता है कि ऐसी स्पीशीज वगैरह जिसका अपने इकोसिस्टम के ऊपर एक डिस्प्रपोर्शनेट इफेक्ट पड़ता है, जो ये तक डिसाइड करती हैं कि भाई हमारे इकोसिस्टम में कितने तरीके के ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, उनके कितने नंबर रहेंगे, कितनी वैरायटी रहेंगी। अगर ये स्पीशीज ना रहें तो फिर ये आपका पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है खत्म हो सकता है। अपना जो ये लोमड़ी जैसे मुंह वाला चमगादड़ है, फ्लाइंग फॉक्स बैट, ये भी एक कीस्टोन स्पीशीज है क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में सीड डिस्पर्सल करता है। एंड कहाँ कहाँ मिलता है वो हम लोगों ने देख लिया। आज की तारीख में इसके जो खतरे हैं, जिसका इसके सामने या इसके अस्तित्व पर जो सबसे बड़ा खतरा है, जो कि हम हैं, और हम क्यों हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया। चलें, तो ये हो गई हमारी पहली न्यूज खत्म। अब हम 2nd न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। 2nd न्यूज एक जगह के बारे में है जिसका नाम है न्योमा, या न्योमा बोल लो या फिर नयोमा, जैसे भी आप इसे प्रोनाउंस करना चाहें। ये जगह आपको देखने को मिलती है ईस्टर्न लद्दाख में, ठीक है। पहले मैं आपको एक लोकेशन दिखाता हूँ इसकी, उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये हमारा पूरा जम्मू कश्मीर का मैप है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मैप है। उसमें भी लद्दाख में यहाँ पर ये जो आपको इलाका, ये जो जगह आपको देखने को मिल रही है, ये इसको हम लोग ये जो है न्योमा है, ये आपका न्योमा है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। मैं एक बार इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये जो जगह है, ये नाम और वो जो पॉइंट है मैंने पूरा हाईलाइट करके बता दिया, ये अपना न्योमा है। ये आपको ईस्टर्न लद्दाख में देखने के लिए मिलता है। अब न्योमा नाम की ये जगह जो ईस्टर्न लद्दाख में है, न्यूज में इसलिए थी क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो है उसका कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। न्योमा लगभग 13,700 फीट के एल्टीट्यूड पर सिचुएटेड है, और ये जिस लोकेशन पर ये है वहां से 2 एडवांटेज है। पहला तो जो पेंगोंग सो करके लेक है, ये उसके काफी ज्यादा करीब है, जहां पर चीनियों के साथ में हमारे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। दूसरा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो ईस्टर्न लद्दाख में है उसके ये काफी ज्यादा करीब है। तो अगर बॉर्डर पे किसी भी तरीके का कोई इशू होता है तो हम लोग यहाँ से, एक तो कोई रसद वगैरह हमें हमारे सिपाहियों को या हमारे जवानों को भेजनी है तो वो भेज सकते हैं। दूसरा, एकदम से अगर आपको कोई इक्विपमेंट या मशीनरी या लोगों को रश करना है वहां पर, तो यहाँ से अपने हेलीकॉप्टर्स वगैरह में बैठाकर हम उनको आगे लेकर जा सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि चाइना ने अपनी तरफ में काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर रखा है, वो लोगों ने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। अब हम थोड़ा पिछड़ गए थे, बट फिर भी अच्छी बात यह है कि अब यहाँ पे काम हो रहा है।
एंड काफ़ी बड़े लेवल पर जो है सारे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, तो उसमें से भी एक ही है। अब यहाँ पे जो आपका जो न्यूज़ बनेगी वो ये यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि न्योमा नाम की एक जगह है, वो कुछ वक्त से न्यूज़ में थी, तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है आप ये बताइए। या फिर न्योमा नाम की जगह है, ये कुछ वक्त से न्यूज़ में थी, तो ये न्यूज़ में क्यों थी। तो दोनों बातों के अब अपने को जवाब मिल गए। न्योमा नाम की जगह जो कुछ वक्त से न्यूज़ में थी, ये कहाँ पर है, ईस्टर्न लद्दाख में। और न्यूज़ में क्यों थी, इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर अपना एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बना रहा है, ताकि किसी भी तरीके की इवेंचुअलिटी के केस में जल्दी से जल्दी एलएसी तक पहुंचा जा सके। फिर से मैप को देखते हैं, ये रहा अपना न्योमा, ये अपना न्योमा रहा, इसको साफ कर देते हैं एक बार। हाँ, तो ये हमारा न्योमा है, और ये वो एरिया है जहां पे अभी चीनियों के साथ में हमारे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अब अगर किसी भी तरीके का कोई कांड यहाँ पर होता है, किसी भी तरीके का इशू अगर यहाँ पे होता है, तो और न्योमा में हमारा यहाँ पे बेस वगैरह बना हुआ है, तो यहाँ से एयरफोर्स के चॉपर्स वगैरह जो हैं जल्दी यहाँ तक पहुंच सकते हैं। यहाँ से चॉपर्स वगैरह में सामान वगैरह लेकर जाना हो, लोग लेकर जाने हो, हथियार लेकर जाना हो, कुछ भी हम लोग यहाँ से जल्दी लेकर पहुंच सकते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी काम की, ये बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। पेंगोंग सो के पास में भी है, एलएसी के पास में भी है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई इशू होगा, हम जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पे सारा काम हो रहा है। और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो मैप्स वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, या फिर जो प्लेसेस इन न्यूज के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें न्योमा को पूछा जा सकता है। अब जनरली ये जैसे आप कवर हो गया, अब इसके बाद में शायद इसकी कवरिंग अब तभी होगी जब ये जो आईएएफ ने, इंडियन एयरफोर्स ने जो आपका एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाना शुरू किया, जब ये पूरा बन जाएगा, उसी के बाद में जो है ये फिर से कवर अप होगा। इसको बनने में लगभग 2-3 साल लगेंगे, तभी ये फिर से न्यूज में आएगा। मगर क्योंकि अब ये सितंबर आपका अगस्त के महीने में छप गया है, अगर कोई टफ क्वेश्चन बनाना चाहे एग्जामिनर तो उसको उठा सकता है, क्योंकि न्योमा का जिक्र अब बहुत ज्यादा इसके बाद में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक आध बार जिक्र आया है, उसके बाद फिर इसका जिक्र देखने को मिला नहीं, मगर करंट अफेयर्स का टॉपिक तो बन गया, तो यहाँ से फिर एक अच्छा क्वेश्चन, एक टफ क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा। तो याद रखना है हमें न्योमा ईस्टर्न लद्दाख, और यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और क्यों इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंपॉर्टेंट है। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड आपका जो करंट अफेयर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। न्यूज ये है कि हमारी जो इंडिया है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, इनकी नेवीज के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी टू बूस्ट मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन। अब हमारी नेवी ने यूएई के साथ में एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर ली, जिसमें हम लोग सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं। ये कोई हमारे काम की खबर नहीं है, इसमें से ना तो कोई सवाल बनता है, ना यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई न्यूज है। तो फिर आप पूछोगे कि जब इसमें से कोई सवाल नहीं बनता तो फिर मैंने ये न्यूज क्यों कवर करी। इसका जवाब यह है कि यहाँ पे 2 शिप्स का जिक्र आया है। ये जो पूरी एक्सरसाइज हुई है हमारी नेवी और यूएई की नेवी के बीच में, इसमें 2 हमारे जहाज जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। एक का नाम है आईएनएस विशाखापट्टनम और दूसरे का नाम है आईएनएस त्रिखंड। अब आईएनएस विशाखापट्टनम जो है वो इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले सबसे बड़े ऑपरेशनल डिस्ट्रॉयर्स में से एक है। डिस्ट्रॉयर्स क्या होते हैं, एक तरीके की शिप होती है, एक तरीके की वॉरशिप होती है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, एक तरीके का युद्धपोत होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। तो आईएनएस विशाखापट्टनम क्या है, इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा सबसे बड़े ऑपरेशनल डिस्ट्रॉयर्स में से एक है, पहली चीज। और आईएनएस त्रिखंड क्या है, एक एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट है। फ्रिगेट क्या होती है, ये भी एक तरीके की वॉरशिप होती है, टेक्निकलिटीज में हमको जाने की जरूरत नहीं है। अब यूपीएससी ने इस तरीके के सवाल पूछ रखे हैं। 2016 में एक क्वेश्चन आया था कि भाई आईएनएस अस्त्रधारिणी जो है वो हाल फिलहाल न्यूज में थी, तो वो आईएनएस अस्त्रधारिणी जो है वो क्या है। एक आपका सबमरीन है, या फिर आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है, या फिर आपका फाइटर जेट है, क्या है क्या नहीं है वो आपको बताना है। तो क्योंकि आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस त्रिखंड का यहाँ पर जिक्र आया है, इन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है, तो इनके ऊपर भी सवाल बन सकता है कि भाई आईएनएस विशाखापट्टनम जो हाल फिलहाल न्यूज में था वो क्या है, एक डिस्ट्रॉयर है, एक फ्रिगेट है, एक सबमरीन है, या फिर कुछ और है। तो अपने को याद रखना है आईएनएस विशाखापट्टनम एक डिस्ट्रॉयर है, इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर है जो इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशनल है। अगर मैं ये बोल दूं कि लार्जेस्ट है तो भी ये पूरी तरह से सही नहीं है, बट वन ऑफ द लार्जेस्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेशनल डिस्ट्रॉयर इंडियन नेवी का आईएनएस विशाखापट्टनम। इसी तरह से आईएनएस त्रिखंड के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि भाई आईएनएस त्रिखंड जो है कुछ वक्त से न्यूज में था, तो वो क्या चीज है। जवाब क्या हो गया, एक एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट है। अब इसमें ऑप्शंस में वही डालेंगे कि एक डिस्ट्रॉयर है कि फ्रिगेट है कि क्या है क्या नहीं है। तो अपने को याद रखना है कि एक एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट है। फ्रिगेट का मतलब क्या, एक तरीके की शिप होती है, एक तरीके की आपकी वॉरशिप होती है, टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर जो दूसरा शब्द है स्टेल्थ, इसका मतलब क्या है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मतलब वो टेक्नोलॉजी जो आपके रडार को चकमा दे दे, या फिर रडार के पकड़ में अगर आप ना हो,
या फिर रडार की जो वेव्स आती हैं जिसकी मदद से वो किसी भी आपके ऑब्जेक्ट वगैरह का पता लगाते हैं, उनको अगर डिफ्लेक्ट कर दे और अपनी लोकेशन जो है उस तक दुश्मन को ना पहुंचने दे, उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बोला जाता है। तो आईएनएस त्रिखंड अगर एक एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट है, इसका मतलब एक ऐसी फ्रिगेट है जिसको रडार की मदद से नहीं पकड़ा जा सकता। ठीक है, तो ये दो न्यूज बनती हैं यहाँ से काम की जो अपने को ध्यान में रखनी है। नेवी ने एक्सरसाइज करी नहीं करी मैटर नहीं करता, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, मगर आईएनएस विशाखापट्टनम क्या है, आईएनएस त्रिखंड क्या है, इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं। चलें अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज में हमको एक तो हीलियम के बारे में थोड़ी सी बातचीत करनी है और उसके बाद में हीलियम का एमआरआई स्कैनर्स के साथ में क्या लेना देना है उसके बारे में बातचीत करनी है। प्लस यहाँ पर एक बड़ा अच्छा क्लासिक एग्जाम्पल बनता है कि इंसान के सामने जब मुसीबतें आती हैं तो वो किस तरीके से अपने रास्ते ढूंढता है, इसको हम लोग मेंस में कोट भी कर सकते हैं। तो ये न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हीलियम। हीलियम क्या होता है? हीलियम जो है हमारे एक एलिमेंट है और हमारे अगर ब्रह्मांड की बात की जाए, पूरे अगर यूनिवर्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो उसमें मिलने वाला सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट हमारा जो है वो हीलियम है। फर्स्ट पहला कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से फिर हीलियम बनता है। तो याद रखिएगा इस बात को, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट जो आपको देखने को मिलता है वो है हीलियम। भले ही ब्रह्मांड में बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल हो, बट हमारी धरती पर नहीं है। अगर हम अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अर्थ पे एक रेयर कमोडिटी है। अर्थ पे हीलियम उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है, बहुत कम मात्रा में है, बहुत लिमिटेड मात्रा में आपको अर्थ पर यह देखने के लिए मिलता है। अगर आपको हीलियम कहीं से चाहिए या फिर अगर आपको हीलियम एक्सट्रैक्ट करना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, कम से कम आज की तारीख तक तो एक ही तरीका है, वो ये है कि नेचुरल गैस का रिजर्व जहां पर है वहां पर जाकर आपको हीलियम को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसकी पूरी एक केमिकल प्रोसेस होती है, उसकी मदद से आपको उसका एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। जहां पर नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं जिससे हमको सीएनजी एलएनजी सब मिलता है, उन रिजर्व्स वगैरह में से आपको हीलियम, एक पूरी प्रोसेस होती है उसके तहत में एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। बस यही एक मेथड है जिसके तहत आज की तारीख तक आप हीलियम वगैरह को अर्थ पर आप ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये तो दो बातें हो गई जो अपने को इस पर्टिकुलर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक सवाल बन सकता है कि हीलियम क्या है। पूरे ब्रह्मांड की बात की जाए तो सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, अर्थ पे बहुत कम मात्रा में मिलता है। एंड दूसरी बात क्या हो गई कि अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं अर्थ पर तो इसका एक ही तरीका है आज की तारीख में कि नेचुरल गैस का रिजर्व जहां पर है वहां पर जाकर आपको पूरा प्रोसेस वगैरह जो भी होता है उसकी मदद से एक्सट्रैक्शन इसका करना पड़ेगा। अब सवाल ये कि हीलियम को लेकर इतनी हायतौबा क्यों मची हुई है, उसका जवाब यह है हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है एमआरआई स्कैनर जो होते हैं उसमें कूलेंट के तौर पर। एमआरआई स्कैनर्स का मतलब मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग के जो स्कैनर्स होते हैं जिसकी मदद से हम लोग ये चेक करते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर पे कोई ट्यूमर तो नहीं है, और अगर ट्यूमर है तो फिर वो कैंसर बन सकता है या नहीं बन सकता। ये सारी चीजें चेक करने के लिए एमआरआई किया जाता है। शॉर्ट में हम लोग एमआरआई बोलते हैं, उसका जो एक्चुअल नाम है वो है मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग। तो मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग या फिर एमआरआई के जो स्कैनर्स वगैरह होते हैं इनको ऑपरेट करने के लिए बड़े पावरफुल मैग्नेट्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इन मैग्नेट्स को वक्त वक्त पर आपको ठंडा करना पड़ता है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो पूरी मशीन खराब होने का खतरा बढ़ जाएगा। और यहाँ पर हीलियम या फिर लिक्विड हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है कूलेंट के तौर पर। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। एमआरआई की जो मशीन्स होती हैं जिसकी मदद से हम लोग स्कैन कर कर ये चेक करते हैं कि भाई कोई व्यक्ति के शरीर पे कोई ट्यूमर तो नहीं है, और अगर ट्यूमर बन रहा है तो वो खतरनाक है, कैंसर बन सकता है या नहीं बन सकता, ये सारी चीजें चेक करने के लिए जो एमआरआई स्कैनर होता है उससे स्कैनिंग वगैरह की जाती है। और ये स्कैनर को चलाने के लिए बड़े पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स इसमें लगाए जाते हैं। इनको वक्त वक्त पे ठंडा करना पड़ता है और वक्त वक्त पर इनको ठंडा करने के लिए हम कूलेंट के तौर पर लिक्विड हीलियम का इस्तेमाल करते हैं। अब पॉइंट ये है या फिर खबर यह है कि आपका रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हो रहा था उसके चलते पहली बात तो ये कि हीलियम पहली बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है, उस पर रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हुआ उसके चलते इसकी सप्लाई और ज्यादा बुरी तरीके से इफेक्ट हो गई। अब जब पहले से कोई चीज तो बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है, उसकी सप्लाई अगर और ज्यादा इफेक्ट होगी तो फिर क्या होगा, जिस जगह पे उसका इस्तेमाल होता है ऑब्वियसली बात है वहां पर हड़कंप मच जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर हुई कि जैसे जैसे रशिया और यूक्रेन वॉर के चलते हीलियम की सप्लाई स्क्वीज हुई, हीलियम की सप्लाई में कमी आई, वैसे वैसे उसका रिपल इफेक्ट आपको देखने को मिला पूरी दुनिया में। कैंसर से रिलेटेड जितनी भी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हैं वहां पर आपको एमआरआई करना है आपके कैंसर के पेशेंट्स वगैरह के ऊपर, ये चेक करने के लिए कि जो ट्यूमर था, जो कैंसर बन गया था, वो अभी दवाई वगैरह या जो भी इलाज वगैरह चल रहा है उसके चलते कम हुआ कि नहीं हुआ। कोई नया बंदा आया है उसका स्कैन करके देखना है कि भाई इसके शरीर पे कहीं पे ट्यूमर है या नहीं, अगर ट्यूमर है तो फिर वो कैंसर है कि नहीं, कैंसर का ट्यूमर है या नहीं, अगर कैंसर का ट्यूमर है तो फिर किस स्टेज में है, फिर क्या हमको इलाज करना है। काफी सारी चीजें जो है डिपेंड करती हैं
डायग्नोस्टिक के ऊपर। और अगर आप डायग्नोस्टिक ही ठीक तरीके से नहीं कर पाओगे, डायग्नोज ही नहीं कर पाओगे, तो फिर आप इलाज कैसे करोगे? और और ये सारी चीजें करने के लिए जरूरत आपको एमआरआई स्कैनर्स की है। एमआरआई स्कैनर्स में आपको लगेगा हीलियम कूलेंट के तौर पर, और उसकी पड़ गई है कमी। तो यहां से फिर अब इंसान जो है उसकी जीवट या फिर उसकी जीजीविषा का एक बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल देखने को मिलता है। लोगों को जब दिखा कि भाई एमआरआई स्कैनर में जो है हमको डालना पड़ेगा कूलेंट के तौर पे हीलियम, और हीलियम मिल नहीं रहा, तो अब एक काम करते हैं, कुछ या तो कोई ऐसी दूसरी चीज ढूंढ लो जिसका इस्तेमाल हीलियम की जगह पे किया जा सके, और अगर वो नहीं हो सकता तो फिर कुछ और करो। तो अल्टीमेटली ये जो क्वेस्ट था उसके नतीजे में एक नए एमआरआई स्कैनर की डिजाइन बनाई, जिसमें उन लोगों ने इस तरीके की व्यवस्था कर ली कि अब हम लोग हीलियम का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, हम बिना हीलियम का इस्तेमाल करे जो है एमआरआई की मशीन बनाएंगे। उसमें हम लोग एक दूसरे कूलेंट का इस्तेमाल करेंगे, वो रहेगा लिक्विड नाइट्रोजन। तो हीलियम की जब कमी पड़ी, लोगों ने क्या किया, लोगों ने एमआरआई मशीन की डिजाइन ही चेंज कर मारी और एक नए तरीके की डिजाइन वाला एमआरआई स्कैनर बनाया, जिसमें उन्होंने हीलियम की जगह पे लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और लिक्विड नाइट्रोजन बहुत एबंडेंट मात्रा में अवेलेबल है, आसानी से मिल जाता है, एक्सट्रैक्शन के भी 10 तरीके हैं, तो हीलियम की अपेक्षा जो है आसानी से मिल जाता है, एंड इसलिए इसका इस्तेमाल कर आप नए तरीके के एमआरआई स्कैनर्स बना सकते हो। इससे एक चीज तो ये हुई कि आपका जो दाम है वो 40% कम हो गया, एंड बड़ी मात्रा में जो है अब इनके मैन्युफैक्चरिंग वगैरह शुरू हो गई है। समाचार ये था कि इंडिया में इस तरीके का एमआरआई स्कैनर जो हीलियम के ऊपर ऑपरेट नहीं करता है, लिक्विड नाइट्रोजन के ऊपर चलता है, इस तरीके का इस डिजाइन के ऊपर जो पहला एमआरआई स्कैनर है वो बेंगलोर में बेस्ड एक कंपनी है वॉक्सल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने बनाकर तैयार कर लिया है। ठीक है, तो ये समाचार आया था, और उसके साथ में ये सारी न्यूज थी जो मैंने आपको दिखाई है। ये एमआरआई स्कैनर की फोटोग्राफ भी मैंने इसमें लगाई है ताकि आप लोगों को दिखे। ये जो पूरा आपकी मशीन है, इसके अंदर आपके पेशेंट को डाला जाता है, पेशेंट को डालने जो भी आपका टारगेट एरिया है, उस टारगेट एरिया के ऊपर फिर जो भी ये लोग करते होंगे मैकेनिज्म वगैरह के थ्रू, वहां पे फिर उसकी एमआरआई स्कैनिंग की जाती है। फिर जो भी तस्वीरें निकल कर आती हैं उसकी मदद से फिर ट्यूमर को देखा जाता है और डिसाइड किया जाता है कि आपका क्या इलाज होगा या क्या क्या इलाज आपको करवाने की जरूरत है। अब ये एमआरआई स्कैनर्स में जो आपके सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स लगे हुए हैं, उसमें कूलेंट के तौर पर हीलियम डाला जा रहा था, बट अब क्योंकि हीलियम की कमी पड़ गई तो फिर भाई लोगों ने डिजाइन चेंज कर मारा, और अब क्या किया है, अब आप लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर एक नए तरीके का एमआरआई स्कैनर बना रहे हो, जिसकी मदद से जिसकी कॉस्ट भी इनफैक्ट पुराने वाले से 40% कम है। अब ये जो एग्जांपल है मेंस में आप कोट कर सकते हैं कहीं पर भी कि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई क्वेश्चन आता है, इनोवेशन का अगर कोई क्वेश्चन आता है, या फिर अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं जिसमें इंसान जब विपरीत परिस्थितियों में इंसान का बेस्ट से बेस्ट निकल कर आता है, तो उसमें ये एग्जांपल जो है एमआरआई स्कैनर वगैरह का कोट किया जा सकता है, याद रखिएगा। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। हीलियम की जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर एक सवाल बनता है, इसका इस्तेमाल आपका मेजरली कहाँ पर किया जाता है वो हम लोगों ने देख लिया, एंड एमआरआई स्कैनर्स क्या करते हैं उसके बारे में हमने बातचीत करी। एमआरआई स्कैनर की हालांकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दी हुई है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। MRI is a definitive tool to provide three-dimensional image of tissues and best warning for nascent tumors। मतलब क्या, ये मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग या फिर MRI जो है वो एक टूल है जिसकी मदद से किसी भी टिश्यू की 3 डायमेंशनल इमेज बन जाती है, और उसके बाद में फिर हम लोग उसको एनालाइज कर बहुत बढ़िया तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं। ये हमको बेस्ट वार्निंग देता है ऐसे किसी ट्यूमर को लेकर जो आने वाले वक्त में कैंसर बन सकता है। तो MRI जो है डेफिनेटिव टूल है। इसकी एक फोटोग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये ब्रेन आपको देखने को मिल रहा है, ये एमआरआई की उसकी इमेज जो है, एमआरआई स्कैनिंग कर इस ब्रेन की इमेज जो है बनाई गई। अब इसमें ये जो अलग अलग स्पॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे ये वाला स्पॉट हो गया, या फिर ये वाला आपका स्पॉट हो गया, या फिर ये वाला आपका स्पॉट हो गया, या फिर ये वाला आपका स्पॉट हो गया। तो एमआरआई में क्या किया गया, ये अलग अलग स्पॉट्स आपको बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो है ट्यूमर्स वगैरह हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो है संभावना है ट्यूमर्स वगैरह ग्रो कर सकते हैं, ये कैंसर वगैरह बन सकता है। अब इससे आपको एक अंदाजा लग गया कि भाई यहाँ पे जो है इश्यूज वगैरह हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप उसकी फिर दवाई वगैरह दे सकते हो। अगर कहीं पे कोई ट्यूमर है जो परेशान कर रहा है और उसके फिर अगर ऑपरेशन वगैरह करना है तो ऑपरेशन करना है नहीं करना है, किस इलाके को ऑपरेट करना है, उसको लेकर भी जो है आपको इस तरीके की एमआरआई स्कैन जो इमेजेस वगैरह निकल कर आती हैं 3 डायमेंशन में, उनको देखकर काफी अच्छा अंदाजा लग जाता है। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ से एमआरआई के ऊपर भी एक सवाल बन गया कि मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग या फिर एमआरआई क्या करती है, तो इसका बेसिक जवाब ये हो जाएगा कि एमआरआई
आपको किसी भी टिश्यू की 3 डायमेंशनल इमेज निकाल कर देती है, जिसकी मदद से, जिसके एनालिसिस वगैरह की मदद से फिर आप सबसे बेस्ट जो है प्रिडिक्शन लगा सकते हो ट्यूमर्स वगैरह को लेकर, नेसेंट ट्यूमर्स को लेकर भी और एग्जिस्टिंग ट्यूमर्स वगैरह को लेकर भी, कि इनसे जो है कितना नुकसान किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। तो ये कुछ इतने सवाल हैं जो यहाँ से बनकर तैयार होते हैं, जो पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ये है कि एनसीईआरटी ने एक 19 मेंबर्स की कमेटी बनाकर तैयार करी है, और इन लोगों को एक जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आप थर्ड से लेके क्लास थर्ड से लेके क्लास 12 तक की टेक्स्ट बुक्स तैयार करिए एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। एनसीईआरटी ने क्या किया है, 19 लड़कों को या 19 लोगों को इकट्ठा किया और इनसे बोला कि आप क्लास थर्ड से लेके क्लास 12 तक की टेक्स्ट बुक्स बनाओ। और कैसे बनाओ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हम लोगों ने 2020 में डिसाइड करी थी उसके बेसिस पर आपको जो है ये किताबें बनानी है। एक बार जब ये किताबें ये लोग बना देंगे तो उसके बाद में इन किताबों को फिर एनसीईआरटी छापेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा अलग अलग स्कूल्स में पढ़ाने के लिए। इस कमेटी का नाम क्या रखा गया है, इस कमेटी का नाम रखा गया है नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी, एनएसटीसी। याद रखिएगा क्योंकि इसका भी बहुत आने वाले वक्त में जिक्र होगा, इस पे काफी डिबेट एंड डिस्कशन होने, ये एक हॉट टॉपिक रहने वाला है और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर पे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हॉट टॉपिक रहेगा। आगे भी हम लोग उसका जैसे जैसे कवरेज होगी कवर करेंगे, बट अभी जितना न्यूज में है उतना अपन लोग पहले बात कर लेते हैं। कमेटी का नाम नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी, एनएसटीसी। ठीक है, इसमें कितने लोग हैं, 19 लोग हैं, और उसका काम क्या है, थर्ड से लेके 12th, क्लास थर्ड से लेके क्लास 12 तक की सारी टेक्स्ट बुक्स वगैरह बनानी है। तो एक सवाल तो यहीं से बनता है कि हाल फिलहाल एक कमेटी न्यूज में थी जिसका नाम है नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी, इनका क्या काम था। अब यूपीएससी ट्विस्ट करने के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट डाल देगी कि भाई इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि प्राइमरी से या केजी 1 से लेके क्लास 12 तक की सारी टेक्स्ट बुक्स आपको डिजाइन करनी है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि क्लास थर्ड से लेके क्लास 12 तक की टेक्स्ट बुक्स आपको डिजाइन करवानी है, उसके पहले तक की टेक्स्ट बुक्स आपको डिजाइन नहीं करनी। तो इस तरीके की हरकतें यूपीएससी करता रहता है, तो अपने को ध्यान रखना है डाटा वगैरह को लेकर कि एग्जैक्टली क्या नंबर्स लिखे हुए हैं। और 2023 में तो कई सारे ऐसे अतरंगी सवाल आए जिसमें खूब अनशन डाटा डाला गया था, इसलिए डाटा को लेके थोड़ा सा इस बार अब इस जो अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट है 2024 का, उसको लेके अपने को थोड़ा सा क्यूरियस रहना पड़ेगा। तो याद रखिएगा ये कमेटी, जिसका ये फैंसी सा नाम है नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी, थर्ड से लेके क्लास 12 तक की किताबें बनाएगी या किताबें जो है डिजाइन फॉर्मुलेट करेगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बेसिस पर। एक बार जब ये किताबें लिख देंगी तो फिर उन किताबों को एनसीईआरटी आगे आपका लेकर चलेगा, एनसीईआरटी उन किताबों को फिर पब्लिश करेगा, स्कूल्स वगैरह में भेजेगा, एंड ऑब्वियस सी बात है फिर उनको पढ़ाया जाएगा। अब ये जो कमेटी है इसको एक और जिम्मेदारी दी गई है, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूँ। 2020 में हम लोगों ने जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी, तो फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाने के बाद एक सवाल उठा कि भाई जो किताबें आप बनाओगे उसमें आप किन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखोगे, क्या आपके वो गाइडिंग फैक्टर्स रहेंगे जिनके बेसिस पर आपने वो किताबें लिखनी है, या फिर क्या वो गाइडिंग फैक्टर्स या क्या वो प्रिंसिपल्स रहेंगे जिन बातों का ध्यान में रखते हो आपको टेक्स्ट बुक और पूरा क्यूरिकुलम वगैरह डिजाइन करना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और कमेटी बनाई गई थी, जिसको लीड किया था एक व्यक्ति ने जिनका नाम है के कस्तूरी रंजन। तो उनके नाम से कई बार इसको कस्तूरी रंजन कमेटी भी बोला जाता है। तो ये कस्तूरी रंजन कमेटी ने आपको फिर अल्टीमेटली एक नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क बनाकर दिया था स्कूल एजुकेशन के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट करके लिखा भी हुआ है और मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। नेशनल, एक मिनट गलत हो गया ये, हाँ, ये जो आप नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ये क्या है, ये वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पे कोई भी टेक्स्ट बुक वगैरह लिखी जाएगी। और ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स किस बात को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। बात को समझिएगा, 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी, उसमें ये डिसाइड किया गया कि अब किस तरीके से जो समाज बदला है, परिस्थितियां बदली हैं, तो हमको भी अपने टेक्स्ट बुक्स और शिक्षा में या क्यूरिकुलम में चेंजेस वगैरह करने चाहिए, किन बातों को शामिल करना चाहिए, किन बातों को हटाना चाहिए। अल्टीमेटली सब डिसाइड कर एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाई गई। फिर अब ये बात डिसाइड करने के लिए कि ये जो हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, इसके जो जो हमने ऑब्जेक्टिव्स वगैरह डिसाइड किए हैं कि भाई हम लोग ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे, इसके बेसिस पे किस तरीके से किताबें बनाई जाएं, उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स वगैरह क्या रहेंगे, उसको डिसाइड करने के लिए कमेटी बनाई गई जिसका नाम है के कस्तूरी रंजन कमेटी। अब ये जो कमेटी है इन्होंने एक पूरा का पूरा क्यूरिकुलम आपको डिजाइन कर दिया है, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन।
इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपको किताबें वगैरह बताई गई हैं, इसमें मगर वो बेसिक प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिसकी मदद से आप किताबें वगैरह लिखोगे, या जो भी किताबें आप लिखोगे किसी भी क्लास के लिए तो किन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखोगे, वो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन में बताए गए। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझिए। जैसे आपको लेट से अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, बस मैं एक एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूं, तो आपको एक बेसिक बताया जाता है कि कहीं पे ब्रिज बनाना है तो किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है, किन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है। अब आप ब्रिज कैसा भी बनाओ, वो प्रिंसिपल्स या उन फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, बाकी आप डिजाइन विजाइन अपने हिसाब से बना सकते हो। लगभग वैसी कहानी यहाँ पर है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन जो है वो ये बोलता है कि भाई किताब कैसी भी लिखो उससे मुझे मतलब नहीं है, मगर इन बेसिक प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना। तो अब ये जो कमेटी अपनी बना के तैयार की गई है 19 लोगों की, जिसको नाम ये फैंसी सा नाम दिया गया है नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी। इनको एक तो जिम्मेदारी ये दी गई है कि आप टेक्स्ट बुक्स लिखोगे, दूसरी इनकी जिम्मेदारी ये है कि आपको टेक्स्ट बुक्स इस तरह से लिखनी है कि वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन जो कस्तूरी रंजन कमेटी ने हमको बनाकर दिया है उसके अनुरूप होना चाहिए। उसके उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अनुसार आपको ये सारा का सारा काम करना है। ये एक बात रही। एक बात और, ये जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन है, इसके बारे में एक बात का ध्यान और रखना है। ये कमेटी जो किताबें बनाएगी, ये किताबें तो एनसीईआरटी पब्लिश करेगी, और एनसीईआरटी की फिर जो किताबें जिन जिन स्कूल्स में चलती हैं वहां पर इनको भेजा जाएगा। मगर अगर कोई दूसरा स्टेट बोर्ड है वो भी अगर अपनी खुद की किताबें बनाना चाहता है, वो भी अगर अपनी किताबें वगैरह पब्लिश करना चाहता है, तो उसको भी इसी फ्रेमवर्क के अनुसार अपनी किताबें बनाना पड़ेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी अपनी जो किताबें हैं, तमिलनाडु बोर्ड हो गया, केरल का कोई बोर्ड हो गया, छत्तीसगढ़ का बोर्ड हो गया, वो अगर चाहते हैं कि हम लोग भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में बदलाव करें, तो वो भी जो बदलाव करेंगे उनको भी वो बदलाव आपका ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन के प्रिंसिपल्स के बेसिस पर ही करना पड़ेगा। वो भी जो किताबें लिखेंगे वो इसी के बेसिस पे लिखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा, ये बहुत अभी न्यूज में रहने वाला है आगे, और मेंस में इसमें जमकर सवाल आने वाले हैं। प्रीलिम्स में तो एक दो क्वेश्चन ही बनते हैं कि ये कमेटी क्या करेगी, इसका क्या मैंडेट है, मगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे में कोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारी चीजें अभी यहाँ पर खूब मसाला अपने को आने वाले वक्त में मिलने वाला है। फिर एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। एनसीईआरटी ने क्या किया है, एक कमेटी बनाई है, नाम क्या है, नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी। कितने लोग हैं मैटर नहीं करता। ऑब्जेक्टिव क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बेसिस पर क्लास 3 से लेकर क्लास 12 तक की किताबें आपको लिखनी है, और किस तरह से लिखनी है ताकि ये कस्तूरी रंजन साहब ने जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया था स्कूल एजुकेशन का, उसके प्रिंसिपल्स का पालन उसमें पूरी तरह से हो सके। इन प्रिंसिपल्स की एक और खास बात क्या है कि इनके तहत जो किताबें ये कमेटी लिखेगी, ये कमेटी जो भी किताबें लिखेगी एनसीईआरटी उनको पब्लिश करके अपने स्कूलों में भेज देगी जहां पे एनसीईआरटी किताबें चलाई जाती हैं। मगर अगर कोई दूसरा स्टेट बोर्ड भी अगर कोई किताबें अपनी चेंज करना चाहता है तो उसको भी इस करिकुलम का, ये जो पूरा का पूरा आपका जो फ्रेमवर्क है इसका ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके अनुसार ही वो अपनी किताबें बना सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने को ध्यान रखना है। चले, तो ये हो गई आपकी इस कमेटी से रिलेटेड न्यूज। बाकी आगे अभी खूब न्यूज में रहने वाला है, इस पर जितनी भी कवरेज वगैरह होगी वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट न्यूज आती है, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ब्रिंग द नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिल। सरकार जो है प्लान कर रही है कि हम लोग नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिल लेकर आए। इसमें जो फैंसी सा शब्द आया है मैन्यूस्क्रिप्ट, पहले तो इसका मतलब समझते हैं ये होता क्या है। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपि। देखिए, हिंदुस्तान में जो पेपर है आदिकाल से नहीं था। आज की तारीख में तो अपना जो भी लिखने विखने का काम होता है पेपर के ऊपर होता है, मगर हमेशा से ऐसा नहीं था। पेपर की डिस्कवरी भी काफी बाद में हुई है। इनफैक्ट पेपर जो है 1100-1200 एडी के बाद जो है हिंदुस्तान में आया। उसके पहले लिखने पढ़ने का जो भी काम हुआ करता था वो होता था ताड़पत्रों के ऊपर, पांडुलिपियों में सारा काम किया जाता था। जनरली आपका जो पेड़ है उसकी जो खाल है उसको या उसकी जो बार्क है उसको निकाला जाता था। उसको फिर घिसकर उसके छोटे छोटे जो है टुकड़े बनाए जाते थे और उसके ऊपर फिर लिखने का काम किया जाता था। अब ये जो आपका जो ताड़ पत्र है, जिनको या जो आपका ट्री की बार्क है जिसके ऊपर आप ये सारी चीजें लिख रहे हो, इसके लिए इंग्लिश में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। हिंदी में कई बार हम लोग इसको पांडुलिपि बोल देते हैं। तो ये जो नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट बिल है ये किस लिए लाया जा रहा है? हिंदुस्तान में जो पुराने टाइम पीरियड में जो पांडुलिपियां हुआ करती थी, जो इस तरीके से आपके ताड़ पत्रों पे लिखकर काफी सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हिंदुस्तान में प्रिजर्व की गई हैं, या फिर इंडिया में जो इस तरीके की एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स आज की तारीख में हमारी एग्जिस्ट करती हैं, उन सब से रिलेटेड ये बिल लाया जा रहा है। तो गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू बिल नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट बिल। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इसके? टू डॉक्यूमेंट एंड कैटलॉग इंडियन हेरिटेज टेक्स्ट ईदर इन इंडिया और अब्रॉड।
पहला काम तो ये कि हिंदुस्तान के जितने भी हेरिटेज टेक्स्ट हैं, जितने भी मैन्यूस्क्रिप्ट, जितनी भी पांडुलिपियां, जितने भी ताड़पत्र वगैरह पे लिखे गए आपके पास में रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, उनको पहले तो डॉक्यूमेंट करना है कि कितने हैं। दूसरा ये कि उनका फिर पूरा एक कैटलॉग बनाना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस कालखंड में लिखा गया है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, लिटरेचर में आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है, आर्ट में आता है, किस चीज में आता है, उसके बेसिस पे उसका पूरा कैटलॉग बनाना है। पहला काम तो ये करना है। दूसरा ये कि टू मेंटेन एक्यूरेट एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। दूसरा ये कि इसमें किस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में क्या चीज लिखी गई है, किस भाषा में लिखी गई है, किस लिपि में लिखी गई है, ये सारी चीजें हो गई। एंड और उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है और उनके बारे में फर्दर रिसर्च जो होती चली जा रही है, वो सारी चीजें आपको मेंटेन करनी है। और तीसरा पॉइंट, एंड डिटेल द कंडीशंस अंडर विच दे मे बी कंसल्टेड। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपको ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह पढ़नी है, अगर किसी को इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कंसल्ट करना है रिसर्च वगैरह से रिलेटेड या किसी भी बात से रिलेटेड, तो किन परिस्थितियों में आप उसे कंसल्ट कर सकते हो, कैसी कंडीशंस में जो है आपको ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह मिलेंगी, या कब आपको इजाजत दी जाएगी इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह को देखने की, पढ़ने की, छूने की, खोलने की, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी इस नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट बिल में आपको देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा, सरकार जो ये नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट बिल लाना चाहती है वो किससे रिलेटेड है? आपका जो पुरानी पांडुलिपियां हैं, जो ताड़पत्रों पे लिख लिख कर हमारा काफी सारा इतिहास संजो के रखा गया है, उनसे रिलेटेड है। और दो तीन काम उसके रिलेशन में करना है, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना है, उनके बारे में अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी है, प्लस अगर कोई स्कॉलर उनको पढ़ना चाहे तो कब उसको एक्सेस करने को मिल सकता है, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी इसमें देखने को मिलेंगी। प्लस ये जो बिल है नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट बिल, इसमें एक पर्टिकुलर बोर्ड के बारे में भी बात की गई है कि एक 10 मेंबर्स का नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट अथॉरिटी के नाम से एक संस्था या फिर एक बोर्ड बनाया जाए। It will be the apex policy-making body with regard to digitization, conservation, preservation, editing and publication work of manuscripts। तो ये बिल क्या बोल रहा है कि हम लोग एक नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट अथॉरिटी बनाएंगे। ये नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट अथॉरिटी करके जो बोर्ड है, इसमें 10 लोग होंगे और ये पूरे भारत में सबसे एपेक्स बॉडी होगी, यानी कि सबसे बड़ी, सबसे ऊंची संस्था या सबसे बड़ी संस्था होगी जो ये सारे फैसले लेगी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह से रिलेटेड कि आपकी जो भी पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह हैं उनका डिजिटाइजेशन करना है या उनको किस तरीके से कंजर्व करना है, कैसे उनको प्रिजर्व करके रखना है, उनकी एडिटिंग कैसे करनी है, पब्लिकेशन वगैरह जो है उनके कंटेंट का कैसे क्या करना है, ये सारी की सारी चीजें जो है इससे रिलेटेड फैसले लेने की पावर इस नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट अथॉरिटी के पास में होगी। आज की तारीख में अगर हम लोग बातचीत करें तो इंडिया में एक अंदाजा है कि लगभग 10 मिलियन के करीब मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह या पांडुलिपियां आपको देखने को मिलती हैं। 10 मिलियन के करीब। सोचिए, हम लोग मतलब उस जमाने में जब पेपर नहीं हुआ करता था तब भी अगर इतना मतलब हमारे यहाँ लिखाई पढ़ाई का काम होता था कि 10 मिलियन के करीब मैन्यूस्क्रिप्ट जो है पड़ी हुई हैं। तो आज की तारीख में एक अंदाजा है इंडिया में लगभग 10 मिलियन के करीब मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह आपको एग्जिस्ट करती हैं और ये लगभग 80 के करीब एंशिएंट स्क्रिप्ट्स में लिखी गई हैं। अब ये अपने आप में और एस्टोनिशिंग फैक्ट है कि ऐसे वक्त में जब मतलब अगर हम पूरी दुनिया में कंपेयर करें तो पढ़ाई लिखाई 1% से भी कम पॉपुलेशन के नसीब में थी, उस वक्त में हिंदुस्तान में 80 से ज्यादा लिखने के तरीके या लिखने की स्क्रिप्ट्स वगैरह मौजूद थी। ये अपने आप में बड़ा फैसिनेटिंग फैक्ट है। इंडिया जो है आज की तारीख में ऐसा माना जाता है कि 10 मिलियन के करीब जो है, 1 मिलियन लगभग 10 लाख होता है, यानी कि 1 करोड़ के करीब मैन्यूस्क्रिप्ट्स या पांडुलिपियां हिंदुस्तान में आज की तारीख में मिनिमम इतनी जो है आपका एग्जिस्ट करती हैं और लगभग 80 के करीब जो आपकी लिखने की आपकी स्क्रिप्ट्स थी उनमें इनको लिखा गया है। इसमें से जो मेजर स्क्रिप्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? ब्राह्मी है, ठीक है, दूसरी आपकी कुषाण स्क्रिप्ट है, तीसरी गोंडी है, चौथी लेप्चा है और पांचवी है मैथिली। और भी कई सारी स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं मगर ये कुछ स्क्रिप्ट्स हैं। अब यूपीएससी यहाँ से एक सवाल पूछ सकती है कि भाई इनमें से कौन कौन सी जो हैं आपकी एंशिएंट स्क्रिप्ट्स हैं, और आपको इनमें से कुछ नाम वहां पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ब्राह्मी हो गया, कुषाण हो गया, गोंडी हो गया, लेप्चा हो गया, मैथिली हो गया। तो याद रखिएगा ये सारी की सारी एंशिएंट स्क्रिप्ट्स हैं। अब कई लोग कंफ्यूज करेंगे कि मैथिली तो एक भाषा भी है या फिर मैथिली जो है एक तरीके की बोली भी है, वो भी है, मगर मैथिली एक पुरानी एंशिएंट स्क्रिप्ट भी थी जिसमें लिखा जाता था। तो ये अपने को ध्यान रखना है, यूपीएससी यहाँ से एक सवाल बना सकती है। ब्राह्मी, कुषाण, गोंडी, लेप्चा और मैथिली जो है कुछ हमारी एंशिएंट स्क्रिप्ट थी जिसमें लिखने का काम किया जाता था। चलें आगे बढ़ते हैं। Currently, National Mission for Manuscripts (NMM), an autonomous body under Ministry of Culture, has mandate of preserving the vast manuscripts wealth of India। आज की तारीख में ये जो पूरा जो आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स या पांडुलिपियां बाकी सारी चीजें हैं, इसको प्रिजर्व करने की अथॉरिटी या पावर किसके पास में है? एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर एक ऑटोनोमस बॉडी है।
ऑटोनोमस बॉडी का मतलब ये कि ये अपने फैसले खुद ले सकती है, इसको अपना काम कैसे करना है उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करता जनरली। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में ये बॉडी आती है, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, और ये आज की तारीख में हिंदुस्तान की पांडुलिपियों को प्रिजर्व करना या उनसे रिलेटेड जो भी काम वगैरह करना है उसके डिसीजंस वगैरह लेने की पावर इन लोगों के पास में। ऑब्वियस सी बात है कि जब अल्टीमेटली आपका ये जो बॉडी है नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट अथॉरिटी बन जाएगी, तब ये सारा का सारा काम ये नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट से उठाकर नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट अथॉरिटी को दे दिया जाएगा। नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट अथॉरिटी जब एक बार बन गई तो ये आपके कानून में ये भी लिखा जा रहा है कि इन लोगों को सिविल कोर्ट के बराबर की पावर दी जाएगी, और इन लोगों को इतना मतलब अथॉरिटी होगी कि ये अपना मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह का एलोकेशन जो है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। मतलब कि मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह का ध्यान कौन रखेगा, किस तरीके की मैन्युस्क्रिप्ट्स को कौन हैंडल करेगा, अलग अलग स्टेट्स में जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह को प्रिजर्व करके रखा जाता है उससे रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की जिम्मेदारी है वो भी इन लोगों के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट अथॉरिटी जब बनेगी इस मैन्युस्क्रिप्ट बिल के तहत में, तब ये सारा काम होगा। आज की तारीख में मगर ये सारी की सारी जिम्मेदारियां नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर एक ऑटोनॉमस बॉडी है वो ये सारी की सारी जिम्मेदारियां निभा रही है। साथ ही साथ ये जो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट अथॉरिटी बनकर तैयार होगी, इनको एक इनका एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगा। इनके पास में इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के लिए भी एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट होगा, और इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होगा कि किसी तरीके अगर कोई थेफ्ट वगैरह होता है किसी मैन्युस्क्रिप्ट का, या फिर किसी टेक्स्ट का कोई डेसिरेशन होता है, यानी कि कोई टेक्स्ट वगैरह है और उसको किसी ने खराब कर दिया है, तो फिर उस सब चीजों से रिलेटेड अगर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना है तो वो सब करने की जिम्मेदारी इस आपका ये जो पूरा का पूरा आपका इन्वेस्टिगेशन विंग है जो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट अथॉरिटी के अंडर में आएगा उसको दी जाएगी। साथ ही साथ ये इन्वेस्टिगेशन विंग ये भी इंश्योर करेगा, और इस इन्वेस्टिगेशन विंग के तहत ये नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट अथॉरिटी इंश्योर करेगी कि जो आपकी पांडुलिपियां हैं ना तो इनका डैमेज हो, ना इनकी चोरी हो, ना इनको जो है ना इनका थेफ्ट वगैरह हो, एंड इनको अच्छे से जो है प्रिजर्व वगैरह कर रखा जा सके। तो काफी सारी चीजें जो है इस नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट बिल के तहत में होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। एक बिल सरकार लाने के मूड में है, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट बिल। इसके तहत क्या करना चाहते हैं, एक आपका संस्था बनाना चाहते हैं नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट अथॉरिटी, जिसमें 10 मेंबर्स होंगे। और क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, पहले तो उनका डॉक्यूमेंटेशन और कैटलॉग बनाना है, दूसरा उनके बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी है, एंड किस कंडीशंस में जो है आप उनको एक्सेस कर सकते हो वो सारी बातें। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड अगर कोई भी फैसला वगैरह लेना है तो उसके लिए फिर ये बॉडी एक एपेक्स बॉडी रहेगी, या फिर एक एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी के तौर पर एक्ट करेगी। आज की तारीख में हिंदुस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, लगभग 80 के करीब एंशिएंट स्क्रिप्ट में लिखी गई थी, एंड ये मेजर स्क्रिप्ट जो है इनका खूब इस्तेमाल किया था। यहाँ से एक सवाल यूपीएससी का बनता है कि कौन सी जो है आपकी एंशिएंट स्क्रिप्ट्स हैं, और कई नाम आपको दे दिए जाएंगे, उसमें अगर ये सारे नाम हमको देखने को मिलते हैं तो अपने को इनको टिक करके आना है। ब्राह्मी, कुषाण, गोंडी, लेपचा, मैथिली, ये अपने आप में कुछ आपकी पुरानी एंशिएंट स्क्रिप्ट्स हैं। आज की तारीख में आपके स्क्रिप्ट्स वगैरह या फिर ये जो पुरानी पांडुलिपियां या मैन्युस्क्रिप्ट्स उनको देखने की जिम्मेदारी किसके पास में है, वो हमने देख लिया, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। हालांकि नेशनल आपका मैन्युस्क्रिप्ट अथॉरिटी जो बिल में प्रपोज की गई है, अगर एक बार वो बन गई तो फिर ये सारी पावर इसके पास में आ जाएंगी। प्लस इसको एक सिविल कोर्ट के बराबर पावर दिया जा रहा है ताकि मैन्युस्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी जो चीज है फैसला वगैरह वो ले सके और इंश्योर करवा सके कि ये सारी की सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व की जा सके। अब ये जो पूरी की पूरी न्यूज थी इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। मुझे एक फीलिंग है कि इसमें से एक सवाल पूछा जा सकता है। इस पूरे के पूरे समाचार में एक और स्क्रिप्ट का जिक्र आया था जिसका नाम है एक मैन्युस्क्रिप्ट का जिक्र आया था जिसका नाम है बाकशाली मैन्युस्क्रिप्ट। बाकशाली मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो एक एंशिएंट इंडियन मैथमेटिकल टेक्स्ट है जिसको बिर्च बार्क के ऊपर लिखा गया था, यानी कि एक आपका पेड़ की छाल है उसके ऊपर इस मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा गया था, और ये प्राचीन हिंदुस्तान का एक मैथमेटिकल टेक्स्ट है। आज की तारीख में ये सबसे पुराना रिकॉर्ड माना जाता है जिसमें जीरो का इस्तेमाल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। बाकशाली मैन्युस्क्रिप्ट एक एंशिएंट इंडियन मैथमेटिकल टेक्स्ट है जिसको एक ताड़पत्र के ऊपर एक बार्क के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, आज की तारीख में ये सबसे पुराना रिकॉर्ड है। हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, इनफैक्ट ये ह्यूमन हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। मनुष्यों के इतिहास में सबसे पुराना रिकॉर्ड है जिसमें जीरो का इस्तेमाल जो है किया गया है कंसेप्ट के तौर पर। ये एंड अभी तो हिस्टोरियंस जो है इसको डेट करते हैं कि ये 3rd और 4th सेंचुरी एडी के बीच में लिखा गया था, बट कई लोग ये मानते हैं कि उसके भी पुराना है। जो भी हो, मगर आज की तारीख में 2-3 बातें इसके बारे में है। मैं इसकी पहले फोटोग्राफ आपको दिखाता हूं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के सवाल वगैरह जो है यहाँ से बन सकते हैं। देखिए,
ये जो आपको फोटोग्राफ देखने को मिल रही है, ये ताड़पत्र के ऊपर लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट, ये भागशाली मैन्युस्क्रिप्ट है। इसको आप ऑब्वियस सी बात है ना आप पढ़ सकते हो ना मैं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि जिस लिपि में लिखी गई है वो समझ में नहीं आएगी हमें। मगर जो लोग इसको पढ़ सकते हैं उन्होंने पढ़ के बताया है कि इसमें जीरो का जो है या जीरो का जो कंसेप्ट है उसका सबसे पहले इस्तेमाल इंसानों के द्वारा जो किया गया है उसका प्रमाण हमको इसमें देखने को मिलता है। ये फोटो देखिए, इसमें अब ये जो आपको रेड सर्कल है, रेड सर्कल में जो ये चीज आपका इंसर्कल की गई है, आप जो इन मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह को स्टडी करते हैं उनका कहना यह है कि ये जीरो का कंसेप्ट जो है उसको बताता है और यहाँ पे पहली बार जीरो को जो है इस्तेमाल किया गया। अब आप बोलोगे कि जीरो तो कुछ और दिखता है, ये तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दो बिंदु लगा रखी हैं। तो हो सकता है वक्त के साथ में जीरो जो है उसका शेप और साइज इवॉल्व हुआ हो, बट जीरो का जो कंसेप्ट है कि किसी भी नंबर के आगे लगा दोगे तो उसकी वैल्यू को 10 गुना बढ़ा देगा, किसी नंबर के अगर आप मतलब राइट हैंड साइड पे लगा दोगे तो उसकी वैल्यू को 10 गुना बढ़ा देगा और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे लगा दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर उस नंबर को खत्म करके जीरो कर देगा, और किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड कर नहीं सकते। ये जो सारा कंसेप्ट है जीरो का वो सब यहाँ पर जो है डिस्क्राइब किया गया है, ऐसा आपके हिस्टोरियंस का कहना है। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट अपने को भागशाली मैन्युस्क्रिप्ट में सारी बातें देखने को मिलती हैं। द हिंदू में क्योंकि इसको कवर किया गया है, एक अच्छी खासी संभावना बनती है कि यूपीएससी इससे इसके ऊपर सवाल पूछ सकता है, ना सिर्फ आपका सिविल सर्विसेज में, बाकी दूसरे भी जो पेपर होते हैं, सीडीएस हो गया, यूपी आपका सीएपीएफ हो गया, इसमें सवाल ही आ सकता है। तो दिमाग में बैठा लेना है भागशाली मैन्युस्क्रिप्ट क्या है। एक एंशिएंट इंडियन मैथमेटिकल टेक्स्ट है। एक सवाल तो यही बनेगा कि भागशाली मैन्युस्क्रिप्ट जो काफी वक्त से न्यूज में है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा इंडियन एंशिएंट मैथमेटिकल टेक्स्ट है। दूसरा यह है कि ये किस लिए काम या किस लिए रेलेवेंस रखता है, तो आपका सबसे अर्लीस्ट रिकॉर्ड है आज की तारीख तक इंसानों के द्वारा जो जीरो के कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया, उसका सबसे पुराना रिकॉर्ड ये हमको देखने को मिलता है। और इसको डेट बैक कितना किया जाता है, तो अभी हिस्टोरियंस ने जितना स्टडी किया उसके बेसिस पे इन लोगों का कहना यह कि 3rd या 4th सेंचुरी एडी में जो है इसको लिखा गया था। 3rd या 4th सेंचुरी एडी में इसको बनाकर तैयार किया गया, और ये इसकी फोटोग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ सवाल वगैरह अपने बनकर तैयार होते हैं, अपने मन को ध्यान में रखना है। चले, तो इतनी जो है न्यूज है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इस पर्टिकुलर जो आपकी 13 अगस्त 2023 की जो है इतनी न्यूज है जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है। सारी की सारी मैंने आप लोगों के साथ में कवर करी। किस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं वो भी हमने देख लिए। अब इसके आगे नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम लोग अब 14 तारीख की जो न्यूज़ वगैरह है उनको डिस्कस करेंगे। उसमें से फिर किस तरीके के सवाल वगैरह बन सकते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। विद इन द मीन टाइम अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो या तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख दें तो मैं वहां से आपको जो है उसको सॉल्व कर दूंगा, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर डाल रखा है, आप उसके थ्रू भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझसे आपका जो भी डाउट या क्वेरी है वो पूछ सकते हैं, उसका जवाब दे दूंगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। 13 अगस्त 2023 के जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट समाचार थे वो यहीं पर समाप्त हुए। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें एंड पढ़ते रहें। किसी वजह से अगर आपको लग रहा है कि भाई कंपटीशन टफ है, किसी वजह से अगर आपका दिल बैठ रहा है, किसी वजह से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, तो सारी बातों को एक तरफ रखें। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था युद्ध में कि भाई तू जीतेगा या तू हारेगा वो सब बात की बात है, उसे एक तरफ रख। तेरा धर्म, तेरा कर्म, तेरा सब कुछ तेरा निमित्त सिर्फ एक है, तुझे अभी युद्ध करना है किसी और बात की चिंता किए बिना। तो यही बात मैं आपसे कहता हूँ। सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इतना कंपटीशन है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब एक तरफ रखिए। महाभारत के समर में आप उतर चुके हैं, तो बस जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था उसी तरह से आप भी अपने आप से कहिए, आपका सिर्फ एक धर्म है, वो है कर्म करना। अपनी तरफ से अपना बेस्ट करिए, क्या होगा क्या नहीं होगा उस बात को एक तरफ रखिए, आगे बढ़ते रहिए, लड़ते रहिए और कुछ मत सोचिए, क्योंकि समर शेष है। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।